एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। मैं कृपा शंकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2023 के क्वेश्चन पेपर में, जो कि हम लोगों ने खुद भी दिया था। ठीक है, हमको बहुत सारे क्वेश्चन तो याद नहीं आए, लेकिन हमने मतलब कुछ कंपाइल करने की कोशिश की है, वो हम आपको बताएंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन है अपना, Which article mandates the creation of finance commission? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा? तो आर्टिकल 280 में है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 39 के स्मॉल बी? तो आर्टिकल 39 बी कहता है इट डायरेक्ट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज उनका क्या होना चाहिए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये नहीं कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएं। आप समझ रहे हो? मतलब जैसे मैं आपको एक मैथमेटिकल समझा रहा हूँ। ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है? मान लो पूरे भारत की जो मान लो जीडीपी है वो 100 रुपये की है, या मान लो पूरे भारत में जो धन है वो 100 रुपये है, और भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है? सपोज कितने 20 लोग हैं, मान लो सपोज 20 लोग हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल कहना चाहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नहीं कि इसमें से सिर्फ एक या दो लोगों के पास सारा पैसा हो और बाकी 18 लोग भूखे नंगे घूम रहे हो। ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हम नहीं होने देंगे। मतलब अगर 20 को हम मतलब एकदम इक्वली यानी 5-5 रुपये में नहीं बांट पाएंगे, तो भी हम क्या करेंगे बेटा? हम कि ऐसा कुछ करेंगे कि मोर एंड लेस किसी के पास अगर 7 रुपये हो जाए, 8 रुपये हो जाए, लेकिन किसी के पास ऐसा ना हो कि 99 रुपये हो जाए। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? इसका मतलब जैसे 5 इंटू 20 करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा? बताओ 20 पंचे कितना होता है? 100। तो 100 आ जाएगा। लेकिन हमको बिल्कुल इक्विटेबल, एकदम इक्वल नहीं, बराबर इक्विटेबल होना चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज सबका क्या होना चाहिए? पैसा बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी अपने देश में क्या है? इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर्टिकल गवर्न्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ यूनियन मिनिस्टर? तो आर्टिकल 75 क्लास 4 है। ठीक है, व्हिच आर्टिकल मैंडेट्स विमेंस रिजर्वेशन इन पंचायत राज? तो वो 243 कैपिटल डी है। What does Article 299 of the Indian Constitution deals with? तो आर्टिकल it deals with the manner of execution of contracts made in the name of president or governor। अगर देखो भारत में कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट वो किसके नाम पे बनता है? प्राइम मिनिस्टर या सीएम के नाम पे नहीं बनता है। किसके नाम पे बनता है? अगर सेंट्रल लेवल का है तो प्रेसिडेंट के नाम पे बनता है, और अगर स्टेट लेवल का है तो गवर्नर के नाम पे बनता है। ठीक है, यानी कि ये हेड ऑफ द स्टेट, और ये क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये भी कंफ्यूज मत हो जाना। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ये याद रखना सब लोग। ठीक है, और भारत में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द स्टेट, यानी इंडिया। ओके, व्हाट डज आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? 300 किससे डील करता है? तो इट डील्स विद द लीगल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे टॉर्ट में हमने आपको पढ़ाया होगा, टॉर्ट में उसमें हमने बताया था आपको क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। इसी के तर्ज पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 300 को जोड़ दिया गया है। आप समझ पा रहे हो? सब लोग मुस्कुराओ एक बार अगर समझ पा रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? तो डील करता है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। लेकिन ये किस बेसिस पर होना चाहिए? एक्सटर्नल अग्रेशन एंड वार। इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 की बात करता है। और आर्टिकल 359 किसकी बात करता है? कि एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 बाकी सारे आर्टिकल का क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन अंडर आर्टिकल 32 क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा।
लेकिन इनको इवन ड्यूरिंग, यानी आर्टिकल 20 और 21 को इवन ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ इमरजेंसी भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बात सब लोग याद रखना, कान खोल के सुन रहे हो कि खाली मुस्कुरा ही रहे हो, दांत दिखा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एलिमेंट मस्ट एन अग्रीमेंट सेटिस्फाई अंडर सेक्शन 10 टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है, तो कह रहा है इट मस्ट इन्वॉल्व कॉम्पिटेंट पार्टीज, मतलब बच्चे नहीं होने चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी के सिर पे बंदूक रख के नहीं करना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को तुम गुल्ली गुल्ला को लेकर के आओ और इनको कॉन्ट्रैक्ट में करा दो, तो ये नहीं होगा। मतलब वो मेजर होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए सबका, और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कंसेंट मीन अंडर सेक्शन 13। कंसेंट का क्या मतलब होता है सेक्शन 13 के अंतर्गत? तो कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। हमको सेम चीज को सेम सेंस से मतलब मैं सपोज तुमको मैं आलू बेचने आया, मैं तुमको आलू बेच रहा हूँ, ये आलू है, मैंने अच्छा आलू बनाया, मान लो आलू, ठीक है। और तुम पहुँचे, तुम मान लो मेरी दुकान पर आए, ये मान लो तुम हो, तुम मेरी दुकान पे आए, मैं आलू बेच रहा हूँ और मैं इसके साथ में क्या भी बेच रहा हूँ, मैं मान लो क्या टमाटर बेच रहा हूँ, टमाटर। तुम मुझसे आलू मांग रहे हो और मैं तुमको टमाटर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट कंसेंसस एड इडम, दिस इज नॉट कंसेंसस एड इडम। अब होगा क्या ये मतलब क्या होगा, ये कंसेंट नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन तुमने मुझसे आलू मांगा, मैं भी आलू समझा और मैं तुमको आलू दे रहा हूँ, तो तुमने आलू बेचा, सॉरी तुम आलू खरीदने आए थे, मैं आलू बेचने आया हूँ, दोनों लोगों का दिमाग क्या हुआ, मैच कर गया दोनों लोगों का दिमाग। तो ये क्या कहते हैं, कंसेंसस एड इडम। मतलब सेम थिंग है, मतलब दोनों लोग, मैं और तुम दोनों लोग आलू के बारे में सोच रहे हैं, सेम थिंग इन सेम सेंस, मतलब कि 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, मतलब जितना भी जैसे भी, उस हिसाब से हम उसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? तो ये होता है कंसेंसस एड इडम। घबरा तो नहीं रहे हो ना सब लोग कि हाँ मतलब इतनी रात हो गई है और घबरा रहे हो? घबराना नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एग्रीमेंट्स इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 28। तो लीगल प्रोसीडिंग के अगर रेस्टेंट करने वाला कोई होगा तो वाइड होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। अगर तुम अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए भेज रहे हो तो वो क्या होगा बेटा, वो वाइड नहीं होगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रैफल्स वर्सेस मिचेल हाउस रूल रिगार्डिंग म्यूचुअल मिस्टेक। तो क्या है, एज म्यूचुअल मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइड। मतलब अगर दोनों लोगों की म्यूचुअल मिस्टेक होगी बेटा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन दोनों केसेस में क्या होता है, उन दोनों केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है। क्या होता है, वैलिड होता है। आप समझ पा रहे हो? व्हाट रेयर प्रोविजन अलाउज हिंदू डॉटर इन लॉ टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉज स्टेट। तो सेक्शन 19 है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है और याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट कंडीशन कैन हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बी एलिनेटेड विदाउट ऑल कोपर्सनस कंसेंट बाई करता, जब उसकी लीगल नेसेसिटी हो। जब क्या हो बेटा, उसकी लीगल नेसेसिटी हो। अब समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ हिंदू मैरिज लेकिंग पेरेंटल कंसेंट ऑफ अ माइनर। तो वाइडेबल होती है, ठीक है, वाइडेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट अप्लाई। फैक्टम वैलेट वाली डॉक्ट्रिन याद कर लेना, टू एन इरेगुलर हिंदू एडॉप्शन। तो क्या होता है, ये वैलिडेट्स इफ
इट ऑल सेरेमनीज आर सब्सटेंशियली परफॉर्म। कोई जरूरी नहीं है कि इसको कंप्लीटली परफॉर्म करो, कंप्लीटली परफॉर्म करना इज नॉट नेसेसरी। अगर आप सब्सटेंशियली परफॉर्म कर देते हो तो भी वैलिड माना जाएगा। आप समझ पा रहे हो? जैसे 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 देखो फैक्टम वैलिड क्या कहता है कि अगर आपको अपनी शादी में अगर 8 रसगुल्ले खाने हैं, कितने, 8 रसगुल्ले खाने हैं, और 8 रसगुल्ले खाओगे तब आपकी शादी कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने 7 रसगुल्ले खाए और 8वें रसगुल्ले पे आपका पेट खराब हो गया, तो ये 7 रसगुल्ले भी आपने खा लिए, तो यू हैव कंप्लीटेड द सब्सटेंशियल कंडीशन, सब्सटेंशियल सेरेमनी आपने फुलफिल कर दी है। अभी भी आपकी जो शादी होगी वो डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड लग के वैलिड हो जाएगी। वैलिड मतलब आप मियाँ बीवी राजी हो जाओगे और फिर क्या करेगा काजी। ठीक है, आप समझ रहे हो? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यूडीएचआर का लीगल स्टेटस क्या है? तो इट इज नॉन बाइंडिंग बट फाउंडेशनल टू ह्यूमन राइट। इट इज नॉन बाइंडिंग, याद रखना। ये नहीं हर बतिये पे कई बार होते हैं, कई स्कूल के कई कॉलेजेस के प्रोफेसर हर बतिये पे यूडीएचआर चिल्लाते हैं। भैया उनको बता देने वाला ही बात होगी कि इट इज़ नॉन बाइंडिंग और तुम्हारे चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसका ह्यूमन राइट वायलेट करना होगा हम करेंगे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट करती है, हम कौन होते हैं किसी का वायलेट करने वाले। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूएन सेक्रेटरिएट। यूएन के सेक्रेटरिएट का क्या रोल है बेटा? इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड इज लेड बाय सेक्रेटरी जनरल। आप लोगों ने सेक्रेटरी जनरल का नाम सुना हुआ, इस समय वो कौन है? गुटरेस पता नहीं कौन सा है, नमो नहीं याद आ रहा है, वही है ना सेक्रेटरी जनरल। आप लोग बताओ। तुम बताओ, सोच काहे रही हो, बताओ ना, लिख दो इसमें। व्हाट इज द मार्टेंस क्लास इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। मार्टेंस क्लास क्या होता है? इट इंश्योर प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी एंड पब्लिक कंसाइंस व्हेन नो स्पेसिफिक लॉ अप्लाई। जब कोई भी स्पेसिफिक लॉ अप्लाई नहीं होता है तब ये काम करता है, प्रोटेक्शन देता है ह्यूमैनिटी को। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे फैक्टो एंड डे जूरे रिकॉग्निशन। ठीक है, तो डे फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होता है? प्रोविजनल होता है, इट कैन बी विड्रॉन, ये याद रखना। लेकिन डे जूरे एक बार तुमने दे दिया तो इट इज परमानेंट, यू कैन नॉट विड्रॉ। मतलब कोई स्टेट जैसे भारत, सॉरी अभी बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अभी प्रोविंस है। जिस दिन अभी इसको डी फैक्टो मान लो इन लोगों ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्या कर दिया? अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। अब भारत इसको जिस दिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेगा, यानी डे जूरे रिकॉग्निशन दे देगा, दैट रिकॉग्निशन वुड बी परमानेंट एंड दैट कैन नॉट बी विड्रॉन। लेकिन अभी उसको क्या है? एक तरह से डी फैक्टो रिकॉग्निशन है कि हाँ भैया ठीक है तो चलो हम मान लेते हैं कि तुम क्या हो, एक स्टेट हो। लेकिन इंडिया ने अभी डी फैक्टो भी नहीं माना है और डी जूरे तो माना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लेना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? मुझे तो भाई लगता है कि मान लेना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द 4 जेनेवा कन्वेंशंस। 4 जेनेवा कन्वेंशंस कौन कौन से हैं? तो दे प्रोटेक्ट वुंडेड सोल्जर्स ऑन लैंड, सी, प्रिजनर्स ऑफ वार एंड सिविलियन। 4 जेनेवा कन्वेंशन है और ये सोल्जर को जमीन पे, समुद्र में, प्रिजनर ऑफ वार को, सिविलियन को, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? व्हाट डिड द फिशर केस यूके वर्सेस नॉर्वे क्या अपहोल्ड किया गया? इसमें कहा गया नॉर्वेज बेसलाइन मेथड ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स एज कस्टमरी लॉ। जो नॉर्वे का बेसलाइन मेथड है वो टेरिटोरियल वाटर को कस्टमरी लॉ के अंतर्गत रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूएनएचसीआर का क्या रोल है? तो ये क्या, इसका क्या रोल है बेटा? टू इंश्योर प्रोटेक्शन फॉर रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर एंड स्टेटलेस पर्सन एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। किन किन लोगों को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन किन किन लोगों को रिफ्यूज देता है? तो किन किन लोगों को देता है बेटा? रिफ्यूजीज को, असाइलम सीकर को, स्टेटलेस पर्सन को और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन को। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पॉजिटिविस्ट थ्योरी आर्ग्यू अबाउट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में पॉजिटिविस्ट थ्योरी क्या आर्ग्यू करती है? तो इट आर्ग्यूज दैट इट इज बेस्ड ऑन मैन मेड रूल्स लाइक ट्रीटीज एंड कस्टम। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है
वो किस पे बेस्ड है? मैन मेड रूल्स पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि हवा में बन गए हैं। दे आर आल्सो द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, उसमें कुछ लोग जैसे कुछ स्टेट के हेड लोग ऐसे बैठे हैं और डिसाइड कर दिए हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यूएन क्लास का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अच्छा, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछता है भाई, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड? तो ये 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। इसी दिन ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कौवा जैसे मुंह फैला करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने तो ह्यूमन राइट का कुछ दिया नहीं। भैया ये यूडी एचरवा उचरवा क्या है? ये ह्यूमन राइट में तो है ना, है कि नहीं है? तुम बताओ, है बताओ, दांत निकाल रही हो। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पुट सेक्शन 124 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड इन एबेंस? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये आया था तो सब लोगों की नानी याद आ गई थी। तो कौन सा केस था? वॉम्बेट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हम लोगों के समय पे, हम लोगों का ही वाला पेपर है ना, एक सेकंड, 2023 वाला, हाँ आया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉम्बेट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अरे याद कर लो, स्क्रीनशॉट और ले लो ना, तुम लोग देख कर रहे हो, हमारा मुंह का देख रहे हो। What is the minimum punishment prescribed under the Indian Penal Code for dowry death? अब तुमको इंडियन पीनल कोड की उतनी ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है भैया? बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की ज़रूरत है। तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स, 7 सालों की सज़ा की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड? पब्लिक न्यूसेंस किस सेक्शन में डिफाइंड है? आपको भी इसको अगर चाहो तो 268 को याद करो, चाहे ना याद करो, आपको किस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है? बीएनएस के सेक्शन को याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एन एनिमल अंडर द इंडियन पीनल कोड? इसका भी तुम्हें सेक्शन इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बीएनएस में याद करना आप लोग। तो क्या है बेटा कि मिसचीफ बाय हार्मिंग एनिमल वर्थ 10 रुपीज आर मोर। आप लोगों को लग रहा होगा आजकल 10 रुपये में कौन सा यार एक पैकेट वाला दूध नहीं मिलता है, और ये कैटल और उसकी एनिमल को पाने की बात कर रहा है, लेकिन बहुत पुराना है। कब का है ये आईपीसी अपना? कब का था? 1860 का था। ठीक है, तब की बात कर रहा है। उस समय में 10 रुपये भी बहुत हुआ करता था। आज 60,000 70,000 रुपये में भी कोई भैंस नहीं मिलती अच्छी खासी। आप समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज under what circumstances is a person not liable for an act done under mistake of fact? mistake of fact में कौन liable कब नहीं होगा बेटा? if mistaken as to fact which if true would make the act lawful and acted in good faith. अगर ऐसा हुआ तो liable नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ? ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन। ठीक है, 3 चीजें इसने बताया। क्या होना चाहिए? कमांड होना चाहिए। ये कमांड किसकी होनी चाहिए? सॉवरेन की कमांड होनी चाहिए। और अगर ये कमांड ऑन नहीं मानोगे तो क्या लगेगा तुम पे? सैंक्शन लगेगा, सैंक्शन। ठीक है, यानी कि 1 + 1 = क्या आ जाएगा? 1 + 1 = 2। ठीक है, समझ पा रहे हो? एंड 3 + 2 = 5। गुड, वेरी गुड। ठीक है, व्हाट इज द ग्रैंड नॉर्म अकॉर्डिंग टू केल्सन? अच्छा, ये एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। ठीक है, वो ये है कि ये जो केल्सनवा है ना, ये कभी भी किसी भी चीज़ की बात करेगा तो नॉर्म, मतलब नॉर्म कहीं पर भी क्वेश्चन में आए तो केल्सन बात करेगा। ठीक है, इट इज़ द बेसिक नॉर्म प्रीसपोज्ड टू वैलिडेट ऑल अदर नॉर्म्स इन लीगल सिस्टम। ठीक है, बेसिक ना, ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? बेसिक नॉर्म होता है। हाउ डज HLA हार्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल? कैसे उसने डिस्टिंग्विश किया? इसने बताया क्या कि प्राइमरी रूल्स आर इम्पोज्ड ड्यूटीज। प्राइमरी रूल जो होते हैं ड्यूटी को इम्पोज करते हैं, लेकिन सेकेंडरी रूल क्या होते हैं? प्रोवाइड मेथड्स फॉर क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग और एडजुडिकेटिंग प्राइमरी रूल्स। जो सेकेंडरी रूल होते हैं वो प्राइमरी रूल्स को मॉडिफाई, क्रिएट, एडजुडिकेट करने का रूल बताते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फुलर डिफाइन द इनर मोरालिटी लॉ। इनर मोरालिटी लॉ को फुलर कैसे डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है थ्रू 8 प्रिंसिपल्स, और वो 8 प्रिंसिपल्स क्या है? नंबर 1 जेनरलिटी, नंबर 2 पब्लिसिटी, नंबर 3 कंसिस्टेंसी। अब ये तीन जो हैं वो किस चीज़ को इंश्योर करेंगे? इंश्योर लीगल कोहेरेंस। जब ये लीगल कोहेरेंस को इंश्योर करेंगे तब माना जाएगा फुलर्स की इनर मोरालिटी की थ्योरी। मतलब अगर बात करें कि लॉ और मोरालिटी को एक साथ किसने रखने की कोशिश की, तो किसने रखने की कोशिश की? फुलर ने। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? बताओ बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लॉ डिफाइन स्ट्राइक? हमने चिल्ला चिल्ला के डिफाइन किया है भाई लेबर लॉ में, अगर आप लोगों को याद हो। क्या क्या बताया गया इसमें? A cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination, acting in combination। ठीक है, what is the difference between retrenchment and termination? retrenchment और termination में क्या difference है बेटा? तो retrenchment excludes termination due to disciplinary action, superannuation and voluntary retirement। ठीक है, तो ये रिट्रेंचमेंट हो गया और ये स्ट्राइक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, मैं चिल्ला चिल्ला के लेक्चर में बताया हूं, अगर आप लोगों को याद हो। बताओ याद है कि नहीं याद है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन 9 कैपिटल ए ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? तो ये सेक्शन 9 कैपिटल ए ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या करता है बेटा? इट मैंडेट्स नोटिस बिफोर एनी चेंज। अगर तुम कोई भी चेंज करना चाहते हो किसी सर्विस कंडीशन में ऑफ एनी वर्कमैन, देन यू मस्ट नोटिफाई टू हिम और हर। ठीक है, कैन ए सेटलमेंट आउटसाइड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बाइंड ऑल वर्कमैन? द आंसर इज नो। अगर आउटसाइड हो रहा है सेटलमेंट तो वो बाइंड नहीं करेगा। इट बाइंड्स ओनली द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, अगर आप लोगों को याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सुन्नी लॉ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर विटनेस इन अ निकाह? रिक्वायरमेंट की विटनेस क्या होती है? तो क्या होती है? 2 एडल्ट मेल होने चाहिए मुस्लिम, और अगर 2 एडल्ट मेल नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल। भैया मुस्लिमों में 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल। मतलब फीमेल की इतनी घटिया दुर्दशा है कि 2 फीमेल मिलकर के 1 मेल की बराबरी कर पाती। मतलब इतना उनको कमज़ोर कम दिमाग वाला समझा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आप लोग बहुत दिमाग वाले हो, सब लोग बहुत दिमाग वाले हो। आप फीमेल लोग चिंता मत करना, जितनी भी मुस्लिम फीमेल सुन रही हैं मुझको, चिंता मत करना आप लोग। ठीक है, ये मुस्लिम लोग नहीं समझते हैं आपको, हम तो समझते हैं ना कि आप बहुत होशियार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लियन? लियन क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ एडल्ट्री ऑन अ मैरिज। भैया तुम अगर अपनी बीवी को या मतलब झूठा चार्ज लगा दो कि कहीं पे दूसरे पे मुंह मार रही है तो क्या हो जाएगा? उसको लियन कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? इट डिजॉल्व्स द मैरिज। कैन ए मुस्लिम वुमेन डिवोर्स हर हस्बैंड इफ ही पर इज इम्पोर्टेंट? द आंसर इज यस। इंपॉर्टेंट होगा तो भैया तो डिवोर्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी करने का फिर मतलब ही क्या रह गया। ठीक है, अच्छा ये आप लोग ये बताओ कि क्या सिर्फ मेल इंपॉर्टेंट हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकती है? बताओ बताओ, सोचो। फीमेल भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इंपॉर्टेंसी कितने तरीके की होती है? क्या सिर्फ फिजिकल इंपॉर्टेंसी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंसी बहुत सारी तरीके की होती है, जैसे सोशल इंपॉर्टेंसी, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंसी, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसी। फिजिकल इंपॉर्टेंसी तो ये है, मेडिकल इंपॉर्टेंसी होती है कई बार। सो अब मैं आपको समझा देता हूँ। मेडिकल इंपॉर्टेंसी मतलब या फिजिकल इंपॉर्टेंसी दोनों एक ही तरह से मान लो कि मतलब मेल आर्गन या फीमेल आर्गन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सोशल इंपॉर्टेंसी मतलब तुम बहुत साई नेचर क्या भैया, मतलब तुम मान लो एक लड़का हो या तुम एक लड़की हो। ठीक है, तो तुम जैसे ही किसी लड़की की, तुम एक लड़का हो, तुम किसी लड़की के सामने पहुंचते हो ठंडे पड़ जाते हो, या कोई लड़की है किसी लड़के के सामने पहुंचती हो बट ठंडी पड़ जाती है, तो वो क्या है? इम्पोर्टेंसी है, सोशल इम्पोर्टेंसी है। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी क्या होती है कि हम किसी इंसान विशेष को देख करके, मान लो किसी से शादी हो गई और उस इंसान में हमारी क्या है? कोई रुचि नहीं है, तो हम मतलब उसके सामने मतलब एकदम से मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का, तो क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंसी हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके की इम्पोर्टेंसी होती है, और मेल और फीमेल दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन कई बार इसमें पूछा गया है कि वेदर
आई एम सो सॉरी, ये अपने आप ही पता नहीं क्यों हमारा ये आईपैड बंद हो गया था। हम सॉरी, सॉरी पैड बंद हो गया था, जो भी क्या नाम होता है इसका, जो भी बंद हो गया था, हम सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है, कहने मुस्लिम वेमेन डाइवोर्स, ये वाला हमने शायद उसमें डिस्कस कर लिया था अभी पिछले वाले में जो हमारा बंद हो गया। तो आंसर इज यस, यस। इम्पोर्टेंसी मैंने आपको समझा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहने मुस्लिम मेक अ विल इन फेवर ऑफ नॉन मुस्लिम, द आंसर इज यस, बना सकता है। व्हाट इज फशक इन मुस्लिम लॉ, फशक क्या होता है? तो जुडिशियल डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज को फशक कहते हैं, फशक। डिवोर्स भी होता है, फशक भी होता है, दोनों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट अ टार्ट, द आंसर इज यस, यस, इफ देर इज अ लीगल ड्यूटी टू एक्ट एंड फेलियर काजेस हार्म, तो क्या हो जाएगा उससे? टॉर्ट कमिट हो जाएगा, टॉर्ट कमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्टिंग्विशेस नर्वस शॉक क्लेम फ्रॉम ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस, कौन डिस्टिंग्विश करता है? तो द क्लेमेंट मस्ट प्रूव रिकग्नाइज्ड साइकियाट्रिक इलनेस एंड सेटिस्फाई प्रॉक्सिमिटी इन टाइम स्पेस एंड रिलेशनशिप, तभी उसको नर्वस शॉक माना जाएगा, वैसे उसको ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस माना जाएगा। आप समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द वोलेंटा इन अनफिट इंजूरिया डिफेंस फेल इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है? कंसेंट इज नॉट वैलिड वेयर देयर इज एन अनइक्वल बार्गेनिंग पोजीशन और स्टेचुटरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेयर चाइल्ड वर्सेस ग्लेन हेवन इन कॉजेशन, इट रिलेक्स्ड द बट फॉर टेस्ट वेयर एग्जैक्ट कॉजेशन could not be established among multiple tort feature। एक टेस्ट होता है उसमें टॉर्ट में, जिसको हम बट फॉर टेस्ट कहते हैं, बट फॉर टेस्ट कहते हैं। उस बट फॉर टेस्ट को क्या किया गया? फेयर चाइल्ड से ग्लेन हेवन केस में रिड्यूस डाउन कर दिया गया, उसके इफेक्ट को कमजोर कर दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द सब्रोगेशन अंडर 92 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो क्या होता है? अ पर्सन पेइंग ऑफ ए मॉर्गेज एक्वायर्स द राइट्स ऑफ ओरिजिनल मॉर्गेजी, वो क्या किसका कर लेता है? ओरिजिनल मॉर्गेजी का राइट को अक्वायर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोहिबिट्स गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन अंडर सेक्शन 13, तो ये क्या किसको करता है? एन इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ लीज बी सरेंडर्ड अंडर सेक्शन 111E, कब उसको सरेंडर किया जा सकता है? बाई दो तरीके से, बाई एक्सप्रेस और बाई इम्प्लाइड सरेंडर बाई द लीज, ठीक है। चाहे वो एक्सप्रेस सरेंडर कर दो, एक्सप्रेस, चाहे उसको इम्प्लाइड सरेंडर कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो सरेंडर हो जाएगी, ठीक है। याद रखना, लीज वगैरह के प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। टीपीए में हमने पढ़ाया हुआ है, उसमें अगर आप लोगों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो देखा होगा तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडिंग द स्टॉपल अंडर सेक्शन 43, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ट्रांसफरर हु लेटर एक्वायर्स टाइटल मस्ट पास इट टू द ट्रांसफरी, अगर बाद में कोई पाया है तो वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट राइट डज सेक्शन 55 क्लास 5 सब क्लास बी ग्रांट अ बायर, कौन सा राइट देता है? तो द राइट टू डिमांड पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी को ग्रांट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड दिनेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डिसाइड, इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपहेल्ड किया गया था, दिनेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इस्टेब्लिश्ड, तो इसमें गाइडलाइंस अगेंस्ट मिस यूज ऑफ सेक्शन 498 कैपिटल ए, जिसमें क्रुएल्टी बाई हस्बैंड वो सब किया गया था। अब आपको क्या करना है? BNS का ये वाला प्रोविजन याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सुशीला शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली डिसाइड्स, सुशीला शर्मा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली केस में क्या डिसाइड किया गया था? इसमें अफेल्ड किया गया था कन्विक्शन इन तंदूर मर्डर केस, तंदूर मर्डर केस, ठीक। हमने सुशीला शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ NCT वाला केस देख लिया है, और इसी के साथ में ये 2023 का हमारा जो PYQ होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, 2023 का PYQ ख़त्म होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये आ रहा होगा कि
मैंने वो 3 ईयर रूल वाले में आप लोगों को खूब ज्ञान बता दिया कि इससे अब कोई ज़िंदगी नहीं चली जाएगी, ये नहीं चली जाएगी, वो नहीं चली जाएगी। आप लोगों को कई बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि मैं सिर्फ ऐसे हवा में बातें कर रहा हूँ। मैं भैया हवा में बातें मैं नहीं कर रहा था। ये आपके सामने है मेरी मार्कशीट, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आप देख लो। इसमें आपको साफ साफ नाम दिख रहा होगा मेरा, कृपा शंकर पांडे। ये है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है मेरा रोल नंबर, ठीक है। मैं 527 मार्क्स पाया, ठीक है। और मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहली बात तो जनरल कैटेगरी से हूँ। और रुक जाओ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं मात्र 12 मार्क्स से नहीं सेलेक्ट हुआ हूँ यूपी बिहार जुडिशरी के 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस में। ये स्क्रीनशॉट कब का लिया गया है? 15 दिसंबर 2024 को रात में हाँ, रात में 11:21 पर लिया गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसकी कट ऑफ देखो, इसकी कट ऑफ देखो। एक सेकंड, तुमको मैं कट ऑफ दिखाता हूँ। ये रही कट ऑफ, ये मेरा मार्क्स है, ये 527 नहीं दिख रहा होगा आपको। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है 539। 539 माइनस में 527 अगर करोगे बेटा तो कितना आएगा? 210, यानी 12 मार्क्स। 12 मार्क्स से मैं जज नहीं बना हूँ। अगर मैं ये 12 मार्क्स और पा गया होता तो मैं जज बन गया होता बिहार में, ठीक है। ये मेरी जो मुस्कुराहट देख रहे हो ना, ये आप मुस्कुराहट देख रहे हो मेरी, ये मुस्कुराहट मेरी और थोड़ा चौड़ी हो जाती है और ऐसे ऐसे खींच जाता, ठीक है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी हमसे करवाएगी वो हम लोग करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक में वो तुक्के से ये हो गया होगा, तुक्के से। अब आपको मैं और दिखाता हूँ, एक सेकंड रुके रहो और स्क्रॉल डाउन करने दो। ये देख रहे हो मेरी, मतलब कुछ भी हो जाए मुस्कुराहट बंद नहीं होती है, मैं दांत निकाले ही रहता हूँ। ये देख रहे हो, दांत निकाला हुआ हूँ, ठीक है। अब ये दांत मैं ऐसे हवा में नहीं निकाला हुआ हूँ, कहाँ पे निकाला हुआ हूँ? उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का ये मेरी मार्कशीट देखो, ठीक है। ये मैं 577। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें मेरे नंबर बहुत कम कैसे हो गए हैं, ये देखो। मुझको कितना नंबर दिया है इसमें? एक सेकेंड, इंटरव्यू में मुझको दिया है 63 नंबर। भैया इसकी कोई मैं भैंस चुरा लिया था क्या? मुझको अगर 75 नंबर दे देता तो मैं जज बन जाता, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी। इसमें उत्तर प्रदेश वाले में मुझको देखो कितना नंबर मिला है, 72 नंबर मिला पर्सनालिटी टेस्ट में। अगर ये 72वां भी दे देता तो मैं जज हो गया होता। तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है ये, लेकिन कुछ भी हो जाए मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यूपी वाले में कितने नंबर से मैं नहीं हुआ था? ये यूपी वाले में मेरा फाइनल सिलेक्शन 13 नंबर से नहीं हुआ था। 590 फाइनल कट ऑफ गई थी, 590। ये तो सिर्फ मेंस एग्जाम का कट ऑफ है, ठीक है। ये 590 कट ऑफ गई थी, मुझे मिला कितना? 577। इसके बावजूद भी अगर आप लोग देखते होगे कि कोई मैं क्लास पढ़ाता हूँ तब भी मैं ऐसे दांत निकाले रहता हूँ, या मतलब कुल मिला के ज़िंदगी सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम पे आकर के, या कोई चीज़ बनना ना बनना, या कुछ होना ना होना, इस पे आकर के नहीं रुक जाती जी। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर मैं मान लो कि ये जज यहाँ पे बन गया होता, या मान लो मैं जज यहाँ पे बन गया होता, तो शायद आप लोग, बहुत सारे लोग मुझको ना जान रहे होते। इज़न्ट इट? बहुत सारे लोग ना जान रहे होते। आप में से पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये 3 ईयर रूल आने के बाद में आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों का LLM निकल जाएगा हमारी मेहनत की वजह से। आप लोग भी इस चीज़ को मान रहे होगे। तो इसलिए बेटा कभी घबराना नहीं है। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखते हैं। हमारा अभी तक नहीं हुआ तो हम आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के को वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं लॉ के एजुकेशन सेक्टर में। जो लोग लाखों रुपए की फीस ले करके, चाहे वो 1,25,000 की फीस हो, चाहे वो 2,75,000 की फीस हो, चाहे वो 3,75,000 की फीस हो, चाहे वो 90,000 की फीस हो, चाहे 80,000 की फीस हो, ये सब जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं ना बेटा, इतने इतने फीस लेने वाली, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन फीस से आप लोगों को पता चल गया होगा। इनको कोई ना कोई तो होना चाहिए ना टक्कर देने के लिए। तो अब लीगल नैरेटिव है, लीगल नैरेटिव। कृपा शंकर पांडे ने इसको इसीलिए बनाया है कि इन 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 सारे उसको रिड्यूस डाउन करके जुडिशरी की कोचिंग को
15,000 रुपीज के नीचे लेके आएंगे, मतलब सब कंप्लीट, सब कंप्लीट। इवन अपना जो अभी बैच जुडिशरी यूपी बिहार जुडिशरी का है, उसकी भी फीस, कंप्लीट बैच की ही फीस 12,000 रुपीज है। अब इसमें यूपी भी कवर है, बिहार भी कवर है, अगर आप झारखंड के हो तो झारखंड भी कवर है, एमपी के हो तो एमपी भी कवर है, मतलब सब सारे स्टेटवा का हम लोग सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपको इंडिविजुअल मान लो लेना है, कोई सब्जेक्ट सिर्फ लेना है, तो उसको 1500 कर दिए हैं। 1500 रुपये दो और जाओ सिमरन की तरह से ज़िंदगी जी लो। अगर आप बीए से पढ़ना है, आपको पूरा बीए से 1500 रुपये दो, नोट्स सहित, नोट्स के साथ साथ आपको क्या पूरे क्लास लेक्चर, उसके बाद में 24/7 मेंटरशिप सपोर्ट, आंसर राइटिंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस, दुनिया भर का जितना तुम कुछ सोच सकते हो सब दे देंगे इसी में, ठीक है। अब इस वजह से क्या हमारे ऊपर क्या है बेटा, खतरा है। क्या है? खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जब हमने लीगल नैरेटिव को स्टार्ट किया, जब हमने लीगल नैरेटिव को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो मुझको एक बहुत बड़ी कोचिंग वाले का फ़ोन आया था। स्टार्टिंग में ही, बहुत स्टार्टिंग में ही आया था, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट भी, आप लोगों का प्यार भी नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग हो, आप लोग सपोर्ट करते हो, हर चीज़ में हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलते हो, आप लोग इतनी मेहनत करते हो कि हमारा रिजल्ट तो आना ही आना है। इसलिए मैं भी निश्चिंत रहता हूँ कि आने तो देख लिया जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो उस समय भी हमको कहा गया था कि बेटा तुम बंद कर दो। क्या कर दो? बंद कर दो, ऐसा कुछ मत चलाओ जिससे हमारा क्या हो, डेट्रीमेंटल हो, नुकसान हो। लेकिन भैया हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हमको क्या करना है? अब हमको पहली चीज़ कि हमको अपना समय बिताना है और ये मुस्कुराहट को हमें अपनी बरकरार रखना है, ठीक है। तो मैं अपनी इस मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए, मैं क्या करता हूँ, सर्विस में उतर पड़ा, सर्विस। और मेरा मानना है, मतलब आप लोगों ने कई सारे मेरे जो नोट्स लीगल नैरेटिव के आते हैं, आप लोगों ने जो देखा होगा, उस पर लिखा होता है कि सर्विस टू अदर्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट। भैया अगर लीगल नैरेटिव में इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया, खैर हम बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह भी आपके लिए लेके आने वाले हैं, सब आपको मिलेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों की आंखों में तो हम खटकेंगे ही ना, लोगों की आंखों में तो कृपाशंकर पांडे गड़ेगा ही ना। लेकिन किसी से डर के हम चुप तो नहीं बैठ जाएंगे ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, आज जैसे आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना पैसा देकर के अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास 3 लाख रुपए नहीं देने को कि आप जाकर के बड़ी सी कोचिंग में पढ़ोगे। आपके पास मतलब 1 लाख 1.25 लाख रुपए नहीं है कि आप बड़ी कोचिंग में जाकर के 1000 बच्चों की लाइन में पीछे सबसे बैठ करके नोट्स लिखोगे। आपके पास ये इतने पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? कोई होना चाहिए ना ऐसा। तो मैं अपने इन छोटे भाइयों बहनों के लिए लीगल नैरेटिव लेकर के आया हूं, और अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा, लीगल नैरेटिव इज गोइंग टू रोर इन द विसिनिटी ऑफ ईच एंड एवरी कोचिंग माफिया। ये हमारी गारंटी है, लीगल नैरेटिव की गारंटी है, कृपाशंकर पांडे की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए। सबसे बड़ी बात है, प्यार बनाए रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप पढ़ाई करोगे, रिजल्ट लेकर के आओगे, तब हमारा भी नाम होगा। हमारा नाम होगा तो लीगल नैरेटिव का नाम होगा, लीगल नैरेटिव का नाम होगा तो हम सब का नाम होगा। और हम सब का जब नाम हो जाएगा तो ये जो कोचिंग माफिया है ना, ये भी अपने कोचिंग के दाम को रिड्यूस या तो कर देंगे और या तो इलिमिनेट हो जाएंगे, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि उनको उनके मम्मी पापा ने बताया हुआ है कि आपको बस फलानी वाली कोचिंग में ही जाना है, वहाँ जाओगे तभी मेरे चाचा मेरे ताऊ यहाँ से हुए थे, वो अलग चीज़ है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो क्लैट एग्ज़ाम की
इंट्रेंस फीस नहीं दे सकते, इंट्रेंस फीस नहीं दे सकते, 4,000 रुपये का होता है भैया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे हैं, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर रहे हैं। मैं उन सारी बहनों की बात कर रहा हूँ, उन सारी अपनी छोटी बहनों की बात कर रहा हूँ जिनके मम्मी पापा उनके भाई को पढ़ाने के लिए तो अपना घर खेत बेच लेते हैं, लेकिन उनकी बहन की जो पढ़ाने की बारी आती है तो उनके जेब से सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारे दहेज के लिए पैसे हैं। हम उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके हित की बात कर रहे हैं, और हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। हम हमारा मुंह बंद करने के लिए, हमारा लीगल नैरेटिव बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हमको बंद कर दिया जाए, और हमको बंद कर पाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, हजारों हजारों लोगों की दुआएं हैं, और वो 24 घंटे दिल से निकलती होंगी, इसकी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, और याद रखिए कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश करते रहेंगे और हम लोग विजयी भी होंगे, हम जीतेंगे भी। और मेरी ये वाली मुस्कुराहट मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। ये वाली मेरी मुस्कुराहट को आप लोग बरकरार बनाने का जिम्मा सिर्फ आपका है। आप चाहते हो कि ये बरकरार बना रहे तो आप लोग मेहनत करते रहोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। ठीक है, और अगर आपको कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम कभी भी डिप्रेशन होता है, कभी भी कोई एंजाइटी होती है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लीगल नैरेटिव, यू आर फैमिली। आपको इस नंबर पे 9984848968 पर यानी कृपा शंकर पांडे के नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको राजीव रंजन सिंह के नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको घबराना नहीं है। वी आर हियर टू सर्व, वी आर नॉट हियर टू लूट। हम यहाँ पे लूटने के लिए नहीं है। ये नहीं कि आपने एक बार फीस पेमेंट कर दिया, मतलब जब तक आपने फीस पेमेंट नहीं किया था तब तक तो हम आपके साथ खेल रहे थे कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही आपने फीस पेमेंट कर दिया हम आपसे पूछ रहे हैं हम आपके हैं कौन। ये नहीं चलेगा। हम तब भी आपके साथ थे जब आपने फीस पेमेंट नहीं किया था, हम अब भी आपके साथ हैं जब आपने फीस पेमेंट कर दिया है, हम तब भी आपके साथ रहेंगे जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। एट एनी पॉइंट इन टाइम जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तभी आपके साथ कृपा शंकर पांडे लीगल नैरेटिव खड़ा मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।